Jai Hind everyone. Welcome to online class of Shri Ram Public School. It's me, Pragati Pandey, your bio teacher, and I'm here with the third part of the chapter 3, that is biotic and abiotic component of ecosystem. So we have discussed the basics of the chapter in the previous videos. So now we will move to our next topic. Okay. So before going to the next topic, let's revise few points. So our chapter is biotic and abiotic components. First of all, we should know that what are biotic components. All the living things like human being, plant, animal, insect, all these are what? All these are living things and they are called as biotic components. What are abiotic components? The non-living things like soil, temperature, humidity, water, land, all these are non-living things. So these non-living things are also called as abiotic component. So your chapter name is biotic and abiotic components of ecosystem. What is ecosystem? Ecosystem is interaction between biotic and abiotic component. मतलब इकोसिस्टम ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम इकोसिस्टम में देखते हैं. ओके, सो इकोसिस्टम ये सब तो हमने देखा था. इकोसिस्टम बेसिकली दो तरह के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. नेचुरल में हमें पता है ज़मीन और पानी दो कंडीशन होती है. तो वाटर वाले जो इकोसिस्टम होता है हम उसे एक्वाटिक इकोसिस्टम कहते हैं, और जो हमारा लैंड का इकोसिस्टम होता है उसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं. एक्वाटिक में दो कंडीशन आती है, एक फ्रेश वाटर और एक मरीन वाटर. मरीन वाटर में हम सी और ओशन का इकोसिस्टम देखते हैं, वहीं पर हम फ्रेश वाटर में रिवर, स्ट्रीम, पॉन्ड, लेक इन सब का देखते हैं. ओके, नेचुरल में ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, जो यहाँ पे जो हैबिटेट होता है, यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, इसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखते हैं. ओके, एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम दैट मीन्स ऐसा इकोसिस्टम जिसको ह्यूमन ने प्रिपेयर किया हो. ओके, बाय यूजिंग नेचुरल थिंग्स लाइक ह्यूमन, प्लांट, एनिमल्स, इन सब को यूज़ करके और इन्वायरमेंट की कंडीशन को यूज़ करके अगर कोई भी ह्यूमन के हेल्प से बनाया गया है तो वो होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. ओके, देन आफ्टर वी हैव गॉन थ्रू बायोस्फीयर. The global ecosystem that consists of all the living organisms and the non-living factors is called biosphere. So the interaction between living and non-living is ecosystem, whereas biosphere is a system, is a global ecosystem जिसमें ये सारे living और non-living factors एक साथ होते हैं. Okay, so combination of living and non-living factors are called biosphere, whereas interaction between living and non-living factors are called इकोसिस्टम. ओके, बायोस्फीयर में दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक, ये हमने देखा. सेकेंड चीज़ हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर में वाटर कंपोनेंट है, लिथोस्फीयर में लैंड कंपोनेंट है, एटमॉस्फेयर में एयर कंपोनेंट्स हैं. ओके, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर. नाउ biotic components, we have seen that. We have also gone through the autotrophs, heterotrophs, primary consumer, secondary consumer. You know that this is very easy. So decomposers, these are microorganisms which feed the dead decaying part of the environment. Okay, so they are what? They are scavengers जो हमारे environment को basically साफ़ सुथरा रखते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं. डेड डिकेइंग चीज़ को कौन खाता है? कोई नहीं खाता है. और ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? मरी हुई, सड़ी हुई चीज़ों को खाते हैं. तो अगर देखा जाए तो ये हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ रखते हैं. ओके,
एबायोटिक कंपोनेंट में लैंड, वाटर, सॉइल, एयर, ये सारी चीज़ें हैं। पिछले वीडियो में हम एयर तक हमने देखा था। एयर में हमने ये देखा था कि एयर में जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट एयर का प्रेजेंस है और ये एटमॉस्फेयर जो है ये डिफरेंट जोन्स में डिवाइड होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। इसमें हमने ओजोन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला O3 है। ये ओजोन जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं इससे हमारे पृथ्वी की रक्षा करती है। ये सारी चीज़ें हमने देखा था। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द वाटर। ओके, water is an essential component in the lives of all living beings. About 70 to 90% of human body is made up of water. So water is very essential for us because it's life. Basically the survival of human being are dependent on water only because our body is made up of 70% to 90% our body contains water. You know that what our body contain? हमारे बॉडी में सेल है। सेल आपने पढ़ा होगा। सेल होता है, उसमें साइटोप्लाज्म है। क्या है वो एक फ्लूइड टाइप का मटेरियल, मतलब उसमें भी वाटर कंटेंट है। ब्लड है, ब्लड तो पूरा का पूरा वाटर कंटेंट है। मतलब हमारी बॉडी में 70 to 90% जो है वाटर का प्रेजेंस होता है। एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू water is needed by plants to carry out photosynthesis. Yes, यहाँ पे आप देख रहे हैं बार्स दिए गए हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ्स वाटर, मतलब अर्थ पे जो भी वाटर है वो किस किस फॉर्म में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सैलाइन मतलब ओशियन में सबसे ज़्यादा पानी ओशियन में है। पृथ्वी पर अगर पानी की क्वांटिटी देखी जाएगी तो सबसे ज़्यादा ओशियन में है 97%। उसके बाद अगर हम ओशियन को हटा करके लैंड वाले भाग पे आ जाएंगे, ओके, लैंड वाले भाग पे अगर हम आ जाते हैं तो वहाँ पे हमारा 30.1% ग्राउंड वाटर है। मतलब जो हमारे बस्ती में आप देखते हैं हैंड पंप से हम पानी निकालते हैं तो क्या है वो ग्राउंड वाटर है। और बाकी 68.7% है आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। मतलब ग्लेशियर जो आप देख रहे हैं हिमालयन रेंज है और हमारे नॉर्थ का एरिया जो भी है इंडिया का, ये सारा ग्लेशियर से ढका हुआ है। तो ग्लेशियर्स इज द फ्रीज्ड फॉर्म ऑफ वाटर, दैट मीन्स इट्स अ आइस। ओके, एंड रेस्ट 3.7 इज लेक्स। 1.2% आर स्वैम्पी। स्वैम्पी मीन्स दलदल वाली जो कंडीशन होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो उस तरह की कंडीशन प्लस लेक्स, यही है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाटर का जो कि अर्थ पर है। ओके, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड वाटर इन डिफरेंट अमाउंट। यस, आप देख रहे हैं प्लांट है, प्लांट को वाटर चाहिए, हमें वाटर चाहिए। हम एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं। वहीं प्लांट है, अभी बारिश का टाइम चल रहा है, कितना पानी है, बारिश हो रही है, प्लांट्स को मिल रहा है। मतलब बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हमें वाटर की जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट है। जैसे शुगर केन है, गन्ना, कभी भी आप गन्ना को आप देखते होंगे तो उसमें उसकी वो गन्ना जो है उसको आप खाते हैं तो आप देखते हैं कि मतलब उसमें वाटर कंटेंट कितना ज़्यादा है। मतलब अगर गन्ने का यूजुअल जो बायोमास है, यूजुअल वेट है, अगर उसको देखा जाए तो उसमें वाटर को हटा दिया जाए तो उसका वेट नील है, कुछ भी नहीं है। मतलब इन कंपैरिजन टू वाटर कुछ भी नहीं है। सो बेसिकली अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग बनावट होता है जिसके बेसिस पे वो वाटर को लेते हैं। ओके, कैक्टस है, कैक्टस में क्या है, डेजर्ट में पाया जाता है। वहाँ पे जहाँ पानी नहीं है वहाँ कैक्टस जैसे प्लांट्स हो रहे हैं, कम वाटर में थोड़े से पानी में उनका काम चल जा रहा है। वेयर एज हाइड्रिला एक्वेटिक प्लांट है। मतलब कैक्टस एक है जो पानी जहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही, एकदम सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पे कैक्टस हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हैबिटेट के बेसिस पे। वहीं पर हाइड्रिला है जो 24 घंटे पानी में पड़ा हुआ है, एक्वेटिक प्लांट है, पानी में ही ग्रो करता है, जो पानी के बिना रह भी नहीं सकता।
So basically different types of organism need different quantity of water according to their body organization. Okay, water exists in different forms on the surface of earth such as water. जो हमारे अर्थ पे जो वाटर प्रेजेंट है वो डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है. मैंने पहले बताया ओशन में प्रेजेंट है, ग्लेशियर के फॉर्म में प्रेजेंट है, ग्राउंड के फॉर्म में, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट है, बादलों के फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट मीन्स वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी होती है उसके फॉर्म में प्रेजेंट है. ओके, सो इस तरह के फॉर्म में हमारा वाटर प्रेजेंट है. सो ग्लेशियर हमारे सॉलिड्स के फॉर्म में हो गए, हमारा वाटर वेपर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये हमारा गैस के फॉर्म में हो गया, और जो हमारा ओशन वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, ये सारा हमारा लिक्विड के फॉर्म में है. ओके, वी यूज़ वाटर फॉर आवर डेली पर्पस सच एज क्लीनिंग, बाथिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग. यू नो दैट water is also used in many chemical industries, factories and vehicle as coolant. आप देखते हैं गाड़ी जो कार होती है, चलते चलते उसका इंजन गर्म हो जाता है तो हम उस पर पानी डालते हैं. सो कूलेंट का काम भी करता है वाटर. ओके, सो इट इज़ यूजुअली यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड फॉर व्हीकल्स फॉर कूलेंट्स. ओके, सो एयर ओवर हो चुका था, वाटर अभी हमने देखा. नाउ इट्स सॉइल. थर्ड कंपोनेंट इज, थर्ड एबायोटिक कंपोनेंट इज सॉइल. सॉइल कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. यस, सॉइल इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर. ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग. क्या होता है, सॉइल हमारे अर्थ पे हर जगह प्रेजेंट है. ओशन का पोर्शन हम छोड़ दें, लैंड का जो भी पोर्शन है हर जगह सॉइल प्रेजेंट है. सॉइल इज फॉर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग. सॉइल फॉर्म होता है, एक प्रोसेस है जिसका नाम है वेदरिंग. उसके ज़रिए इन विच रॉक्स ब्रेक डाउन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वेदरिंग एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, रॉक्स हैं, रॉक्स एक जगह पे पड़ी हुई है, इन्वामेंटल कंडीशन अलग अलग होते जा रहे हैं, इन्वामेंट में चेंजेस होते जा रहे हैं, तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं उस रॉक पे इफ़ेक्ट डाल रहे हैं. ईयर्स आफ्टर ईयर, कई साल जब बीत जा रहे हैं तो वो रॉक जो है वो ब्रेक होकर के, ब्रेक डाउन होकर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से या इन्वामेंटल कंडीशन के हेल्प से लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो सॉइल का फॉर्मेशन कर लेता है. ओके, plant grows in the soil and take up water and other nutrients from it. प्लांट्स जो हैं वो सॉइल में ग्रो करते हैं. आपको पता है सॉइल में तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. पिछले चैप्टर में हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को देखा था. कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे, कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे जो प्लांट के ग्रोथ के लिए हेल्पफुल थे, वो हमने देखा था. सो ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल ओनली. So these nutrients are utilized by the plant for their development. Okay, the uppermost layer of the soil is rich in nutrient. Yes, the uppermost layer of soil is rich in nutrient and humus that are very important for the growth of the plant. Yes, जो soil है उसका जो top most layer है वो nutrients में बहुत ज़्यादा होते हैं और उसमें humus होता है जिसकी वजह से plant बहुत ही ईज़िली ग्रो करते हैं, मतलब जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारे प्लांट्स के ग्रोथ के लिए. हियर यू कैन सी द टेक्सचर ऑफ सॉइल इज़ प्रेजेंट. इसमें दिखाया जा रहा है कि जो सॉइल का अपर पोर्शन है उसमें हम देख रहे हैं कि वहाँ पे मशरूम आप देख रहे हैं. मतलब बेसिकली जो हैबिटेट है, जो ह्यूमन है हैबिटेट है, जो लिविंग थिंग्स हैं वो सॉइल के ऊपरी भाग पर इसी तरह से रहते हैं. मैक्सिमम जानवर ऊपर ऐसे सॉइल पे होते हैं, लैंड पे होते हैं. कुछ रूट देखो, आप देखोगे प्लांट है, प्लांट की रूट्स आपको दिखाया जा रहा है. रूट्स थोड़ा मिट्टी के अंदर होती हैं, आपको नॉर्मली भी देखते होंगे. फंगस हैं मिट्टी के अंदर, माइक्रोब्स मिट्टी के अंदर, और जो ज़मीन के अंदर जानवर रहते हैं वो मिट्टी के अंदर. मतलब ये आप सॉइल देख रहे हैं, इससे आपको पता लग रहा है कि जो
बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से हम या बायोटिक कंपोनेंट लिविंग थिंग्स किस तरह से सॉइल पे डिपेंडेंट है। आप देख रहे हैं माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो आपको मिट्टी के लेयर में सबसे नीचे दिख रहे हैं। जो मिट्टी में जानवर रहते हैं वो अंदर आपको दिख रहे हैं, ऊपर हम लोग रह रहे हैं। मतलब किस तरह से हमारा इंटरेक्शन, लिविंग थिंग का इंटरेक्शन इस सॉइल से है, मतलब जो कि नॉन लिविंग है। सो you can easily say that without these non-living things or abiotic components our life is zero। मतलब हमारा रहना भी दुश्वार है। अगर हम रह ही नहीं सकते, बेसिकली हमारा रहना दुश्वार क्या है, हम रह ही नहीं सकते हैं विदाउट दीज abiotic components। ओके, the roots of the plant hold the soil and get anchored to the ground firmly। आप देखते हैं रूट जो होती है, कभी आप कोई छोटा पौधा है उसको आपने पेड़ में मतलब मिट्टी में लगाया है, कभी आप उसको उखाड़ के देखिए तो मिट्टी जो होती है वो उसके जड़ों में से चिपकी हुई होती है। मतलब वो रूट जो है वो उतनी दूर की मिट्टी को, जितने दूर में वो रूट फैला हुआ था उतने दूर की मिट्टी को अपने साथ बांधे हुआ था। ओके, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन दैट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। मतलब जो कंबाइंड फॉर्म में नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली प्लांट नहीं ले सकता है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको प्लांट के यूज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसको फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, जिससे प्लांट ईजिली उस नाइट्रोजन को ले सके। ओके, soil serve as home for a lot of microorganisms such as fungi and bacteria। yes, soil जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है because it is the home of microorganisms such as fungus and bacteria। Bacteria and fungus usually present on the soil। You can easily see some animals such as rats and earthworm also live in the soil। yes, like rats and earthworm, all these are organisms which live on the soil, inside the soil with the attachment of the soil, all these organisms are present। So here we have completed the third abiotic component, that is soil। So in the next video we will see the other abiotic components। Okay, so that's all for today। Thank you students। Your assignment work is write the 3 abiotic components, that is soil, water and air, and write the characteristic features of all these things, okay, all these components। Okay, thank you students।